तो वेलकम फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 19 सितंबर के जो प्रश्न थे वो छूट गए थे, तो उन्हीं को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनको अब तक के जो डेटा हैं उससे अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं, तो सभी के बारे में जानेंगे। फिलहाल प्रश्न था कि पंजाब के राज्यपाल कौन हैं जिन्हें कप्तान अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा था, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा भैया, हाल ही में गुजरात के भी एक नए सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। अगर प्रश्न ये आया कि भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के किस नंबर के किस क्रम के सीएम बने हैं, तो इनका क्रम जो है वो 17वां है। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ये हैं पंजाब के नए गवर्नर। कौन है ये? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और ये हैं कप्तान अमरिंदर सिंह, और ये बने हैं यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी जी बने हैं पंजाब के नए सीएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि आर एन रवि हैं, ये तमिलनाडु के नए गवर्नर बनाए गए। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी को असम के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। और उत्तराखंड में भी आपने अब देखा था कि अभी हाल ही में बेबी रानी मौर्य जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं। और बेबी रानी मौर्य के बारे में बात करें तो उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब उत्तराखंड की जो पूर्व राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य जी, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो फिलहाल अब वो यानी कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया है। और एल गणेशन ये अभी हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए गए, और बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के गवर्नर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ये बताओ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को कहाँ पर लॉन्च किया गया, कहाँ से शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश से। अब देखो, दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहली बार जब शुरू हुई थी, यानी कि 1.0 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूपी से हुई थी। यूपी में कहाँ से हुई थी? बलिया से हुई थी। और 2.0 की शुरुआत हुई है एमपी से। कहाँ से? जबलपुर से। ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना कि यूपी में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने, और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जब जबलपुर मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ तो कुल मिला के 5 लाख गैस कनेक्शन पूरे देश में दिए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में उत्तर प्रदेश में बलिया से की थी। डेट थी 1 मई 2016, और उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 से संबंधित, जैसे कि इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ये शंकर शाह के नाम पर होगा। इसके अलावा एक एक्ट है जो कि पेसा एक्ट कहा जाता है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। पेसा एक्ट यह अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून 1996 में आया था। इसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वशासन ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलती है। तो पेसा एक्ट जो होगा वो अब पूरे एमपी में लागू कर दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुशांबे में। दुशांबे किस की राजधानी है? तो तजाकिस्तान की है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो 17 सितंबर को बैठक हुई थी और हाइब्रिड रूप में हुई थी, यानी कि कुछ लोग वहाँ पर फिजिकली मौजूद थे, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने वर्चुअल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की है। एससीओ के बारे में आप जानते होंगे, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? बीजिंग में है। अध्यक्ष है व्लादिमीर नोरो, नाम से ही स्पष्ट है ये एक रूसी हैं। और कुल मिला के 8 देश थे अब तक एससीओ में, लेकिन अब बढ़कर 9 हो गए हैं। ये बताओ कि 9वां जो शामिल देश हुआ वो कौन सा है? तो ईरान जो है एससीओ में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है, नवीनतम देश। तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान,
और अब ईरान भी शामिल हो गया है एससीओ में। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए की नई लोकपाल कौन बनी है? तो डीडीसीए मतलब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की नई लोकपाल बन गई हैं इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इंदु मल्होत्रा। तो उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुकी हैं इंदु मल्होत्रा जी दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए की नई लोकपाल सह आचरण अधिकारी नियुक्त की गई हैं। अध्यक्ष रोहन जेटली की अगुवाई में डीडीसीए की आम सभा ने 65 साल की न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा जी की नियुक्ति पर फैसला किया। पता चला है कि न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद के जाने के बाद यह पद खाली था और डीडीसीए अध्यक्ष जेटली ने निजी तौर पर न्यायमूर्ति और सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा से लोकपाल का पद स्वीकार करने के लिए संपर्क किया था। वर्ष 2007 में न्यायमूर्ति इंदु को उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया था और वह 3 दशक के अंदर के बाद नामित होने वाली सिर्फ दूसरी महिला थी। अच्छा ये बताओ कि वॉच कंपनी फासिल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये हैं कृति सेनन। ऑप्शन सी, कृति सेनन को अभी हाल ही में एक और ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो कौन सा ब्रांड था? तो देखो ये था वंडर सेफ, किचन वेयर ब्रांड है वंडर सेफ। तो वॉच कंपनी फासिल और किचन वेयर ब्रांड वंडर सेफ की ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। तो इसी के साथ याद रखना कि प्रियंका चोपड़ा को इटली की लग्जरी ब्रांड वल्गैरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध एथलीट और जेवलिन थ्रोअर जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उनको टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का बनाया गया है क्या ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू को अमवे इंडिया के साथ साथ एडिडास स्टे इन प्ले का अभियान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पंकज त्रिपाठी जो कि जाने माने अभिनेता हैं, जैसे कि मिर्जापुर वगैरह में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। एक इनकी फिल्म आई थी कागज, कभी वक्त मिले तो देख लेना, काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो ये फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जान अब्राहम मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो GP के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अक्षय कुमार को बनाया गया था सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका रिवीजन हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है, रिवीजन आपका अच्छे से होते रहना चाहिए। और देखो स्टडी में आप अधिक से अधिक समय लगाओ। करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं काफ़ी डिफिकल्ट प्रकृति के पूछे जा रहे हैं। जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उसको देखकर यही लगता है कि सिर्फ सतही ज्ञान होने से आपका काम नहीं चलेगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा करंट अफेयर का नोट्स नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं हमारे करंट अफेयर नोट्स की, और इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बताओ कि विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही मनाया गया था 18 सितंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। विश्व बांस दिवस ये होता है कब? 18 सितंबर को होता है। और बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है और यह घास की एक प्रजाति माना जाता है। तो पहले इसे वृक्ष की संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन अब इसे घास की एक प्रजाति के तौर पर माना जाता है। और आपको याद होगा कि KVIC ने एक बम्बू प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। कहाँ पर? राजस्थान में लॉन्च किया था। UPSSC में यह प्रश्न पूछा भी गया था। और बांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बम्बू साइडी। और 2021 की थीम क्या है? प्लांट बम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि 4 सितंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। 8 सितंबर को मनाया गया था विश्व साक्षरता दिवस, और 8 सितंबर को ही मनाया गया था विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी। और 10 सितंबर के बारे में बात करें तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और अगर बात करें तो 11 सितंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। इसी के साथ 9 सितंबर को एक दिवस और मनाया गया था उत्तराखंड में हिमालय दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे। साथ ही साथ 16 सितंबर के बारे में बात करें तो मनाया गया था इंटरनेशनल ओजोन डे। 17 सितंबर क्या मनाया गया था? PM मोदी का जन्मदिन, जिसे सेवा दिवस कहते हैं। 18 सितंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस, और साथ ही साथ
विश्व बांस दिवस। तो 18 सितंबर को ये 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। रेल कौशल विकास योजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड रेल कौशल विकास योजना? और ये है आपका रेल मंत्रालय। विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, रेल कौशल विकास योजना के तहत देश भर से चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के 75 प्रशिक्षण संस्थानों में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को लॉन्च हुई रेल कौशल विकास योजना के तहत रेलवे अगले 3 साल में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रश्न आ सकता है कि रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में कितने युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना, 50,000। और यह प्रशिक्षण 18 से 35 वर्ग के जो युवा हैं उनको दिया जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षण 4 ट्रेड में मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में। रेल कौशल विकास योजना के तहत देश भर से चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के 75 प्रशिक्षण संस्थानों में 100 घंटे का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW ने विकसित किया है। वह इस योजना के लिए एक नोडल इकाई बनाया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को रेलवे, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जो थी ये 17 सितंबर को शुरू हुई थी और पहले बैच में ट्रेनिंग के लिए कुल 1000 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। फिलहाल 20 सितंबर इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट थी, यानी कि जो पहली बैच थी वो फुल हो चुकी है। ये बताओ कि टाइम पत्रिका ने द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2021 में किन किन भारतीयों को शामिल किया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अदार पूनावाला और ममता बनर्जी को भी, यानी कि उपरोक्त सभी। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स, बीच में आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विज्ञान, ये हमारा ट्विटर हैंडल है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ड्यूक और डचेस ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेघन भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का नाम भी इसमें है। और 2021 के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी है। तो तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम भी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में शामिल किया गया है। हाल ही में किन 2 भारतीय महिलाओं को अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 दिया गया? अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 किन 2 भारतीय महिलाओं को दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विनीता उमाशंकर और विद्युत मोहन। तो विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की ओर से शुरू किए गए पहले अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए दुनिया भर के सैकड़ों नामांकनों में से 15 फाइनलिस्टों को नामित किया गया। इसमें 2 फाइनलिस्ट जो हैं वो इंडिया से हैं। पहला नाम तमिलनाडु की एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा विनीता उमाशंकर की सौर ऊर्जा से चलने वाली स्त्री, और दूसरा नाम, स्त्री मतलब जो प्रेस करते हैं, और दूसरा नाम दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन की कृषि अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक के लिए शामिल किया गया है। तो जो पहला नाम है वो सौर ऊर्जा से चलने वाली जो स्त्री है उसके लिए, और दूसरा है कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विनीता उमाशंकर और विद्युत मोहन का नाम इसमें शामिल किया गया है। पुरस्कार का नाम याद रखना, अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021। और देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ 19 सितंबर के जो करंट अफेयर थे उसको हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।